मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सतत आवेश वितरण पढ़ा था। अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सतत आवेश वितरण में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी सरफेस पे या पृष्ठ पर आवेश दिया जाता है तो वो निश्चित रूप से या एक समान रूप से वितरित होता है, तो उसे सतत आवेश वितरण कहा जाता है। इसके लिए हमने 3 प्रकार पढ़े थे। रेखीय आवेश वितरण, रेखा के अनुदिश या किसी छड़ की लंबाई के अनुदिश जब आवेश वितरित किया जाता था जो कि एक समान रूप से होता था उसे रेखीय सतत आवेश वितरण कहते थे। इसके बाद हमने पढ़ा था पृष्ठीय सतत आवेश वितरण। किसी भी सरफेस, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुदिश जब आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय सतत आवेश वितरण, इट मींस सरफेस कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर आपने पढ़ा आयतन सतत आवेश वितरण। किसी भी ज्यामिति, किसी भी सरफेस के आयतन के अनुदिश जब आवेश वितरित किया जाता है जो कि एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इन तीनों के कारण अर्थात सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम एक स्मॉल पोर्शन ऑफ चार्ज कंसीडर करते हैं, दैट इज dq। यहां हम मानते हैं कि हमारे पास एक छोटा भाग है आवेश का जिसको हमने नाम दिया है dq। इस dq की पॉइंट P से दूरी r है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा dE वेक्टर इज इक्वल टू, अब हमने पहले पढ़ रखा है कि E इज इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर। तो यहां d में लिखेंगे हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू ऑफ k। क्योंकि यहां हम स्मॉल पोर्शन की बात कर रहे हैं तो dq अपॉन r स्क्वायर डॉट r कैप, इसको आपने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। तो पॉइंट P पर, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, ये तो स्मॉल पार्टिकल के लिए था, लेकिन ऐसे हमारे पास स्मॉल स्मॉल बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो P बिंदु पर उनके लिए विद्युत क्षेत्र निकालना है तो क्या होगा E इंटीग्रेशन ऑफ d। मतलब अगर हम इस समीकरण 1 का समाकलन कर देंगे तो P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र E की प्राप्ति होगी। तो ये कैसे लिखा जाएगा, समाकलन dE का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर डॉट r कैप। अब यहां पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे तो देखिए आप आगे E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था, ये बाहर आ जाएगा। यहां आपके पास बचेगा dq अपॉन r स्क्वायर डॉट r कैप। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की प्राप्ति होती है। यहां पर हमने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब हम बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण के कारण। रेखीय सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। क्योंकि सतत आवेश वितरण कौन सा है, रेखीय, जिसको हमने किससे प्रदर्शित किया था, लैम्डा से, और सूत्र आया था dq अपॉन dn। यहां से हम dq के मान को लिख सकते हैं क्या, लैम्डा डॉट dn। समीकरण 2 से E is equals to 1 upon
4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq, dq की वैल्यू लैम्डा dl, तो यहाँ हमने पुट कर दिया लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर डॉट r कैप, समीकरण नंबर 3। ये है रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। इसी तरह हम पढ़ेंगे आगे, जो ये तो फर्स्ट पोर्शन था, सेकंड पोर्शन हम पढ़ेंगे पृष्ठीय सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहां पृष्ठीय सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र हम पढ़ेंगे, जिसको हमने किससे प्रदर्शित किया था, सिग्मा से। इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लिखा था, dq अपॉन ds। यहाँ dq आवेश का एक छोटा भाग है, ds पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल का अल्पांश है। तो यहां से हम dq का मान निकाल लेंगे, ये आएगा सिग्मा ds। समीकरण 2 से E की जगह हमने E लिखा इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, इंटीग्रेशन dq के रिप्लेस कर देंगे हम सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर डॉट r कैप, समीकरण नंबर 4। तो इस तरीके से ये आया पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तीसरा पार्ट हम देखते हैं आयतन सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो चूंकि यहां हमने इसको प्रदर्शित किया था रो से और फॉर्मूला लिखा था dq अपॉन dv, आयतन के कारण आयतन के अनुदिश आवेश में वितरण क्या कहलाता है, आयतन सतत आवेश वितरण। तो यहां से जो dq का मान आएगा दैट इज रो dv फ्रॉम इक्वेशन टू समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम देखेंगे E is equals to 1 upon 4 pi epsilon नॉट, यहां पर dq की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी रो dv अपॉन r स्क्वायर डॉट r कैप, समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 3 रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। समीकरण 4 पृष्ठीय सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। समीकरण 5 आयतन सतत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक गाउस का नियम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लेसन का नाम देखा था गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, इट मींस गाउसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम गाउस का नियम देखते हैं कि गाउस का नियम क्या होता है। जो स्टेटमेंट है गाउस के नियम का वो ये बोलता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला या निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग एप्सिलॉन क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान फाई बराबर उस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। तो गाउस का नियम वापस से बता रहा हूं, एक बार वापस देखते हैं। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ध्यान रहे बंद पृष्ठ क्लोज्ड सरफेस, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ
पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। या हम इसकी दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से संबंधित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ही गाउस का नियम कहते हैं। जहां फाई विद्युत फ्लक्स है, इट मींस इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समेशन क्यू आवेशों का बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, और ये है एप्सिलॉन नॉट निर्वात में विद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी इन एयर या वैक्यूम। तो इस तरह से गाउस का नियम दिया जाता है। अब यहाँ पे गाउस के नियम के अनुसार फाई विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ, ये सिंबल समाकलन में जब हम ये सिंबल लगाते हैं तो ये बंद पृष्ठ के लिए लिखा जाता है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर E डॉट ds। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि जो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स होता है वो E डॉट ds के समाकलन बंद पृष्ठ के लिए बराबर होता है और बराबर होता है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसे गाउस का नियम या गाउसियन सूत्र, गाउसियन फॉर्मूला कहा जाता है। कब? जब वायु उपस्थित हो वैक्यूम में। यदि वायु की जगह कोई माध्यम उपस्थित हो तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m माध्यम की विद्युतशीलता लिखी जाती है। तो इस तरह से गाउस नियम दिया जाता है कि बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। अब गाउसियन या गाउस के नियम से संबंधित कुछ बिंदु हैं, वो बिंदु हम देखते हैं। तो आप पहला बिंदु यहाँ देखेंगे कि जो समेशन Q है वो बंद पृष्ठ से आबद्ध अर्थात बंद पृष्ठ पर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग है। लेट कंसीडर, हम एक मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4 आवेश उपस्थित है। तो इन सभी का बीजगणितीय योग अर्थात Q1 + Q2 + Q3 + Q4 ये बराबर है समेशन Q के अर्थात कुल योग के। इसलिए हमने इसको कहा बीजगणितीय योग। दूसरा हम देखते हैं कि कुल विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ पर आने वाले विद्युत फ्लक्स और जाने वाले विद्युत फ्लक्स का बीजगणितीय योग होता है। अर्थात किसी बंद पृष्ठ पर कितना विद्युत फ्लक्स बाहर से आता है और कितना विद्युत फ्लक्स बाहर जाता है, उन दोनों का बीजगणितीय योग उस बंद पृष्ठ पर कुल फ्लक्स को दर्शाता है। हम बार-बार बंद पृष्ठ का नाम ले रहे हैं, तो ध्यान रहे गाउस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। तीसरा पॉइंट, यहाँ तीसरा पॉइंट देखेंगे कि गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश पर निर्भर करता है। अर्थात गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ पर लागू होता है और बंद पृष्ठ पर जितना भी आवेश उपस्थित है अर्थात कुल आवेश पर भी क्या ये नियम लागू होगा। अगला पॉइंट, यदि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश शून्य है अर्थात उस पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, तो पृष्ठ से संबंध अर्थात उस पृष्ठ से जो कुल विद्युत फ्लक्स निकलेगा या कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, शून्य। कैसे, इधर देखिए फाई नेट अर्थात कुल विद्युत फ्लक्स इन फाई, इसका मतलब आने वाला प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स और निर्गत बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का योग क्या होगा, शून्य होगा। इसका हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। ये एक विद्युत क्षेत्र हमने लिया, यहाँ हमने एक बंद पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, बेलन, गोला,
या हम सिलेंडर ले सकते हैं, स्फेरिकल ले सकते हैं, सर्किल ले सकते हैं, बंद प्लस कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। यहाँ पर हम कुल आवेश की बात करेंगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर 0, अर्थात इस पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। यदि इस पे कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा? 0 होगा। गाउस का नियम केवल उन सदिशों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। तो इस तरीके से गाउस का नियम और उससे संबंधित कुछ बिंदु हमने पढ़े। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं गाउस के नियम की कूलाम नियम से उत्पत्ति। अब हम ये देखेंगे कि गाउस का नियम कूलाम नियम से कैसे उत्पन्न होता है। चूंकि कूलाम नियम सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए दिया जाता है, लेकिन गाउस का नियम गतिशीलता के लिए भी दिया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कूलाम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति। हमने एक अपनी इच्छा अनुसार या स्वैच्छिक एक बंद पृष्ठ की कल्पना की जिसका एक बिंदु O है जिस पर Q आवेश उपस्थित है। इस Q आवेश से R दूरी पर एक क्षेत्रफल अल्पांश ds है, अर्थात पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल अल्पांश ds जिसकी आवेश से दूरी कितनी है? R है। अतः कूलाम नियम से विद्युत क्षेत्र। अब हम यहाँ बात करेंगे कूलाम नियम की। तो कूलाम नियम के लिए हमने क्या पढ़ा था? E = kq/r²। E = kq/r² का मान हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो उसको हम जैसे ही पुट करेंगे वो क्या होगा? E = 1/4πε0। यहाँ आवेश कितना है? q r²r²। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं गाउस नियम की। गाउस नियम के लिए क्या जरूरी है? फ्लक्स। तो यहां हम लिखेंगे बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल फ्लक्स वो लिखा जाएगा d∅ = E ds cos थीटा। हमने पढ़ा था ES cos थीटा। तो यहां हम अल्पांश की बात कर रहे हैं, इसलिए हम d∅ लिखेंगे E ds cos थीटा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से E का मान हम यहां पुट कर देंगे। तो d∅ हम यहां सदिश रूप में ना लिखते तो इसको हटाएंगे तो यहां से ये भी रिमूव होगा। E की वैल्यू यहां पुट कर देंगे 1/4πε0 q/r² और साथ में क्या है? ds cos थीटा। यहां समीकरण नंबर 3। ये d∅ क्या है? d∅ है अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स। हमें ज्ञात करना है कुल विद्युत फ्लक्स। तो यहां से हम देखेंगे कुल विद्युत फ्लक्स। तो हम समीकरण 3 का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे d∅, और इसको लिख देंगे 1/4πε0 q/r² ds cos थीटा। d∅ का समाकलन हो गया ∅ यहां पर कांस्टेंट क्या क्या है? यहां पर 1/4πε0 कांस्टेंट है, आवेश का मान भी नियत है, तो बच गया क्या? ds cos θ/r²। ds cos θ/r²। अब हम 11th क्लास में चलते हैं। 11th क्लास में हमने ds cos θ/r² का समाकलन, अर्थात ds cos θ/r² आप यहां से देखेंगे तो क्षेत्रफल के द्वारा पृष्ठ पर बना घनकोण कहलाता है। तो आप यहां लिखेंगे ds cos θ/r² बराबर dω। यहां पर ये क्या है? घनकोण। इसको बोलते हैं घनकोण या स्टेरेडियन कोण। घनकोण। तो
तो हम यहाँ आगे का मान लिख देंगे फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू समाकलन डी ओमेगा। अब आगे हम मान रखते हैं, ये जो मान होता है ये मान होता है 4 पाई, इसका मान होता है 4 पाई। अतः समीकरण 4 से हम यहां लिखेंगे फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसका मान हमने लिख दिया 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q क्या है? बंद पृष्ठ पर कुल आवेश कितना है q, हम इसको समेशन q भी लिख सकते हैं बटे एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है? गाउस का नियम। तो इस तरह से कूलाम नियम से हमने किसकी उत्पत्ति करी? गाउस के नियम की। तो ये था कूलाम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति। वापस देख लीजिए, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसपे बिंदु O है जहां पर Q आवेश रखा है। किसी क्षेत्रफल अल्पांश ds जिसकी Q आवेश से दूरी कितनी है? r है। तो कूलाम नियम से विद्युत क्षेत्र E kq/r²। बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल फ्लक्स की हम बात करेंगे, दैट इज d phi eds cos थीटा। यहां हमने अल्पांश की बात की। समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें ये मिला है। अब हमें कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसका समाकलन कर दिया, तो d phi का समाकलन लिखा phi, कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर लिखा, और जो टर्म थी ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर का समाकलन किया। ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर क्षेत्रफल के द्वारा बना घनकोण, वो होता है d ओमेगा घनकोण, जिसकी समाकलन कर देंगे, इसकी वैल्यू होगी 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल करेंगे, बचेगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि q क्या है? बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, तो हमने इसको समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा। तो इस तरह से कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति होती है।